अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पास मोस्टली पेशेंट कार्डियक ही होते हैं और कार्डियक पेशेंट में ज़्यादातर तादाद वो होती है जिनको डायबिटीज़ होती है। ये वो पेशेंट होते हैं जो हमारे पास आते हैं शोल्डर पेन के साथ। यानी कि एक पेशेंट जब अपने डॉक्टर के पास आया तो वो ये भी कंप्लेन कर रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा ये शोल्डर बहुत दर्द कर रहा है या शोल्डर उठ नहीं रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है। तो इसे आज डिस्कस करते हैं कि ये क्या है और इसमें क्या एहतियात की जा सकती है। तो इसे फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर में ये है कि हमारा जो ये जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, ये 3 बड़ी हड्डियों से मिलके बना है और अल्लाह ताला ने, क्योंकि यहाँ पे हम सारा वेट उठाते हैं, तो इसको मजबूत बनाने के लिए इन हड्डियों को रस्सियों से बांधा हुआ है जिन्हें लिगामेंट्स कहते हैं। तो कुछ बीमारियाँ, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनके अंदर इसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसकी वजह से पेन होने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो मूवमेंट है, ये हाथ शोल्डर की जो चारों तरफ हम मूव कर सकते हैं, ये ख़त्म हो जाती है और पेशेंट हाथ बस कुछ लोग यहाँ तक उठा पाते हैं, कुछ लोग यहाँ तक उठा कर पाते हैं, ना वो ब्रश कर सकते हैं ना नहा सकते हैं। तो ये अमूमन होता है कि डॉक्टर साहब हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है या पेन है। और कभी ऐसा भी होता है लोग इसको ही हार्ट प्रॉब्लम समझ के हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब शोल्डर पेन हो रहा है, तो कहीं ये कार्डियक तो नहीं है। तो इसलिए ये असेसमेंट करना है इसकी बहुत ज़रूरी है। तो मोस्टली ये जो लिगामेंट्स होते हैं इनमें इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है जिससे पेन होता है और फिर ग्रेजुअली पेन के साथ मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती है कि पेशेंट अगर मूव करता है तो उसको पेन शुरू होता है, इसलिए वो ज़्यादा मूव ही नहीं करता है। 20% डायबिटिक पेशेंट के अंदर इसके चांसेस हैं। आम पॉपुलेशन में तकरीबन 3 to 5% जो डायबिटिक नहीं है, 3 to 5% लोगों में इसके चांसेस होते हैं फ्रोज़न शोल्डर के। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में तकरीबन 20% लोगों में चांसेस होते हैं कि ये फ्रोज़न शोल्डर होने के। मोस्टली ख़वातीन अफेक्टेड होती हैं और आम तौर पे एज जो है वो 40 से 60 के दरमियान, इस एज में मोस्टली ख़वातीन जो है अफेक्टेड होती हैं। एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे मन नॉर्मल आता है, तो ये इसकी एक ख़ास निशानी है। 20% लोगों में ये बायलैटरल होता है, यानी कि दोनों शोल्डर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन 80% लोगों में किसी एक ही शोल्डर में पेन होता है या फ्रोज़न जो है एक ही शोल्डर से इन्वॉल्व होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी कंडीशन में लोग रहते हैं और 1 से 3 साल के बाद कुछ लोग इम्प्रूव भी कर जाते हैं। यानी कि कुछ लोग ट्रीटमेंट कराते हैं और कुछ लोग इसी तरीके से गुजारा करते रहते हैं और ग्रेजुअली कभी 1 से 3 साल के दरमियान वो इम्प्रूव खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इम्प्रूव भी हो जाते हैं। तो ये भी एक कंडीशन। अमूमन सबसे बड़ी वजह तो इसकी डायबिटीज़ है कि डायबिटीज़ की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है। लेकिन दूसरी जो और कॉजेज़ हैं इसकी डायबिटीज़ के अलावा जिनमें फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है, वो स्ट्रोक है। यानी कि जो फालिज हो जाता है और पेशेंट इमोबिलाइज हो जाता है कि वो कुछ अर्से तक हरकत नहीं करता है हाथ की, तो उसकी वजह से भी जो है लोगों को होता है। फिर हार्ट प्रॉब्लम कि जो जिनको अटैक होता है, हार्ट अटैक के पेशेंट, उनको भी ये होता है। बाईपास के बाद भी बहुत कॉमन है फ्रोज़न शोल्डर का होना। इसी तरह थायराइड की जो डिजीज़ हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म है ये, या ब्रेस्ट कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी है, उसके अंदर भी ये हो सकता है। डिप्रेशन भी एक वजह हो सकती है कि डिप्रेशन के पेशेंट जो है, और पार्किंसनिज्म यानी कि जिनके लोग हाथ पाँव इस तरीके से लरज रहे होते हैं, तो इसे पार्किंसनिज्म कहते हैं, इसके अंदर भी ये हो सकता है। तो ये वो कॉमन कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है और पेशेंट को पेन भी होता है और वो अपना हाथ एक ख़ास लिमिट से ऊपर उठा नहीं सकता है, उसके बाद उसको सीवियर पेन होता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक़ है तो उसमें एक तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये। दूसरे ये कि पेन किलर दे सकते हैं जो भी अवेलेबल हैं, पैरासीटामोल है, ब्रुफेन है, डाइक्लोफेनेक सोडियम, या जो भी पेन किलर दे सकते हैं। कुछ मसल रिलैक्सेंट भी जो हैं उनसे फ़ायदा हो जाता है, मसल रिलैक्सेंट दें, जैसे न्यूब्रॉल फोर्ट है या टर्नेलिन है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो कॉमनली यूज़ करते हैं। फिर दूसरे ये कि पेशेंट अपना खुद घर पे रह के अपनी थेरेपी करे, फिजियोथेरेपी टाइप की चीज़। उसका एक तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये दीवार है, आप दीवार के साथ खड़े हो जाएं और ये हाथ को यहाँ पे रखें। अब इस फिंगर के ज़रिए आहिस्ता 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 ऊपर उठाना शुरू करें। उससे क्या होगा कि पेन भी नहीं होगा और ज़्यादा पेन होगा तो पेशेंट रुक जाएगा। उसके बाद जितना ऊपर हाथ लेके जा सकते हैं लेके जाएं,
फिंगर के ज़रिए इस तरीके से ऊपर ले जाएं, तो नीचे से लेके ऊपर तक, तो दीवार के साथ खड़े हो जाएं और ये हाथ जहाँ तक जा सकता है ऊपर लेके चले जाएं। तो एक तो ये एक काफ़ी कॉमन तरीका है जो लोग घर पर रह के भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो फिज़ियोथेरेपी करें, तो फिज़ियोथेरेपी के अंदर भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अगर फिज़ियोथेरेपी से भी फ़ायदा ना हो तो फिर स्टेरॉयड इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। स्टेरॉयड इंजेक्शन जो कि आमतौर पर ऑर्थोपेडिक सर्जन ही लगाते हैं, तो उसके ज़रिए भी काफ़ी पेशेंट को पेन से रिलीफ मिल जाता है। अगर ये भी ना हो और पेशेंट की मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है कि वो अपने डेली रूटीन के काम नहीं कर पा रहा होता है, तो फिर सर्जरी करते हैं एंडोस्कोपिकली, जिसको आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। तो आर्थ्रोस्कोपी छोटे छोटे सुराख करके, और वो जो ये फाइब्रोसिस हो गई है, जो कैप्सूल है शोल्डर जॉइंट का, तो जिसने यहाँ पे इनको बांध के रखा हुआ है, उनको फिर कुछ कट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और इस तरीके से जो है वो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। एक पुराना तरीका ये था कि जिसके अंदर मैनिपुलेशन करते थे कि पेशेंट को बेहोश करके, क्योंकि ज़ाहिर है पेनफुल प्रोसीजर है, बेहोश करके और उसके शोल्डर को अच्छी तरह मूव कर देते थे चारों तरफ, ताकि वो अनलॉक हो जाए। तो एक ये तरीका था, लेकिन आजकल जो है वो आर्थ्रोस्कोपिक रिलीज़ ज़्यादा करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है। तो आज का जो मैसेज वो यही है कि अगर आपको शोल्डर पेन है और ख़ास तौर पे अगर आप डायबिटिक हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।